जरा सोचिए, मतलब कल्पना कीजिए कि कोई अपनी पुरानी कार बेचने की पूरी तैयारी कर चुका है। खरीदार मिल गया है, डील एकदम पक्की हो गई है और दोनों पक्ष काफी खुश हैं। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर जब वे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए उस आरटीओ पोर्टल पे जाते हैं, तो मतलब एक ऐसा झटका लगता है जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। सिस्टम बताता है कि ट्रांसफर नहीं हो सकता। सही कहा। सिस्टम स्क्रीन पर दिखाता है कि गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि उस पर 25,000 रुपए के चालान पेंडिंग है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि गाड़ी के मालिक को इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। अरे बाप रे, 25,000! हाँ, 25,000। और फिर पता चलता है कि करीब 3 साल पहले किसी अदृश्य कैमरे ने गाड़ी को जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। और बस वहीं से जुर्मानों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो ब्याज और लेट फीस जुड़ते जुड़ते 25,000 तक पहुंच गया। ये तो सच में डराने वाला है। मतलब एल्गोरिदम आधारित पुलिसिंग के इस नए युग में हम सबका स्वागत है। एकदम सही। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारी कोशिश यही है, मतलब हमारा मिशन है कि हम उन सभी स्रोतों और रिसर्च को पूरी तरह से डीकोड करें जो बताते हैं कि भारतीय ट्रैफिक चालान सिस्टम असल में कैसे काम कर रहा है। और हम ये भी समझेंगे कि ये भारी भरकम चालान आखिर बनते कैसे हैं, लोक अदालत से जुड़े मिथक क्या हैं और कानूनी रूप से इन स्थितियों को कैसे सुलझाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कार बेचने वाला उदाहरण था ना, ये आजकल बहुत आम हो गया है। ऐसा क्यों है? देखिए, ये आज के समय की सबसे खौफनाक हकीकत बन चुकी है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमने वो पकड़े जाने की संभावना वाले पुराने सिस्टम को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, वो चौराहे वाले पुलिस अंकल। हाँ हाँ, बिल्कुल। पहले सड़क पर पुलिस वाले को देखकर लोग तुरंत हेलमेट पहन लेते थे या फिर सीट बेल्ट लगा लेते थे। वो एक मानवीय व्यवस्था थी। लेकिन आज हम एल्गोरिथम की अनिवार्यता वाले सिस्टम में आ गए हैं। मतलब कोई बच नहीं सकता। एकदम नहीं। एक अदृश्य डिजिटल जाल हर समय काम कर रहा है, जहां नियम तोड़ने का परिणाम तुरंत सड़क पर किसी बहस के रूप में नहीं आता, बल्कि हफ्तों बाद सीधे एक लीगल नोटिस के रूप में फोन की स्क्रीन पर चमकता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के हफ्तों बाद अचानक एक भारी भरकम बिल घर आ जाए और आपको पता ही ना हो कि भाई कौन सी डिश कितनी महंगी थी। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये बिना रोके चालान कट कैसे जाता है। मतलब ये ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक, असल में काम कैसे करती है? देखिए, ये तकनीक बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करती है। ANPR सिस्टम मुख्य रूप से ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या OCR पर आधारित है। अच्छा, वही जो PDF स्कैन करने में इस्तेमाल होता है। हाँ, लगभग वैसा ही। कैमराज, इंफ्रारेड सेंसर और हाई स्पीड शटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि चलती गाड़ी की एकदम स्पष्ट तस्वीर ली जा सके, चाहे रात का घना अंधेरा ही क्यों ना हो। रात में भी? बिल्कुल। तस्वीर लेने के बाद सॉफ्टवेयर उस इमेज में से सिर्फ नंबर प्लेट वाले हिस्से को क्रॉप करता है और फिर अक्षरों और अंकों के पैटर्न को पहचानने की कोशिश करता है। लेकिन भारत में तो नंबर प्लेट्स की हालत हम सब जानते हैं। मतलब सड़क पर धूल, कीचड़, खराब रोशनी और वो अजीबोगरीब फॉन्ट। कई लोग अंकों को घुमाकर राम या बॉस लिखवा लेते हैं। सिस्टम इन सबसे कैसे निपटता है? अचूक तो कोई भी तकनीक नहीं होती। धूल या कीचड़ होने पर यह सिस्टम अक्सर कॉन्ट्रास्ट लेवल को बढ़ाकर कैरेक्टर्स को पढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन अजीब फॉन्ट पर फंस जाता होगा। हाँ, जहां तक अजीबोगरीब फॉन्ट्स या टूटी हुई नंबर प्लेट का सवाल है, वहां सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर एक कॉन्फिडेंस स्कोर जनरेट करता है। कॉन्फिडेंस स्कोर वो क्या होता है? मतलब मशीन बताती है कि वो नंबर प्लेट पढ़ने को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है। अगर वो स्कोर कम है तो सिस्टम उस तस्वीर को मैन्युअल रिव्यू के लिए कंट्रोल रूम में भेज देता है, जहां कोई इंसान उसे चेक करता है। अच्छा, तो इंसान भी इन्वॉल्व है इसमें? हाँ, लेकिन कई बार मशीन खुद ही गलती कर देती है। जैसे 8 को 3 पढ़ लिया या B समझ लिया और चालान किसी गलत व्यक्ति के घर पहुंच जाता है। अरे बाप रे! और एक बार नंबर प्लेट पढ़ ली जाती है तो उसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा डराने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर चालान 1,000 या 2,000 का नहीं, बल्कि सीधे 15,000 या 20,000 का आता है। मतलब 2019 में जो मोटर व्हीकल्स एक्ट में बदलाव हुए, उसके बाद जुर्माने बढ़ गए हैं, ये तो सब जानते हैं। हाँ, वो तो पब्लिक नॉलेज है। तो हम उन बुनियादी नियमों की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज समझने वाली है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। एक सामान्य सी गलती इतने बड़े पहाड़ में कैसे बदल जाती है? ये बहुत ही अहम सवाल है। इसे आर्थिक रूप से तोड़ने की कोई साजिश नहीं समझना चाहिए, बल्कि सिस्टम की भाषा में
इसे ऑटोमेटेड कंप्लायंस कहा जाता है। ऑटोमेटेड कंप्लायंस मतलब मशीन खुद सब चेक कर रही है। बिल्कुल। जब कैमरा नंबर प्लेट पढ़ता है तो वो सिर्फ उस एक अपराध, मान लीजिए ओवर स्पीडिंग, को दर्ज नहीं करता। तो और क्या करता हो? वो नंबर प्लेट तुरंत वाहन डेटाबेस से टकराती है। अब यहाँ एपीआई के जरिए बैकग्राउंड में एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। अच्छा, मतलब पूरी कुंडली निकाल आती गाड़ी की। एकदम सही। सिस्टम तुरंत मिलीसेकंड्स में चेक करता है कि क्या इस गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है, क्या इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट यानी पीयूसी एक्टिव है। अरे, और फिटनेस पेपर भी? हाँ बिल्कुल। अगर एक भी चीज एक्सपायर हो चुकी है तो उसी वक्त ओवर स्पीडिंग के साथ इंश्योरेंस और पीयूसी का भारी जुर्माना भी जुड़ जाता है। बाप रे, मतलब सड़क पर हुई एक भौतिक गलती डेटाबेस में जाकर 3-4 डिजिटल अपराधों में बदल जाती है। हाँ, और यही वो स्नोबॉल इफेक्ट है जो एक छोटे से चालान को 20,000 रुपए के विशाल जुर्माने में तब्दील कर देता है। लेकिन देखिए, जब किसी के फोन पर महीने भर की सैलरी के बराबर का मैसेज गिरता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया उस चालान को भरने की नहीं होती। हाँ, जाहिर है, लोग घबरा जाते हैं। बिल्कुल, लोग घबराकर उससे बचने का रास्ता खोजने लगते हैं। और यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है लोक अदालत की। लोक अदालत को लेकर तो बहुत भ्रांतियां हैं। वही तो, सोशल मीडिया पर ऐसे ढेरों वीडियो तैर रहे हैं जिनमें दावा किया जाता है कि बस लोक अदालत का इंतजार करो, 100% चालान माफ हो जाएगा। हाँ, मैंने भी ऐसे बहुत से रील्स देखे हैं। तो मशीनरी के स्तर पर ये लोक अदालत असल में काम कैसे करती है? क्या कोई भी नागरिक बस वहां जाकर किसी जज के सामने, मतलब सब्जी मंडी की तरह 20,000 के चालान को 2,000 में सेटल करने के लिए मोलभाव कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया ने लोक अदालत को एक माफी योजना के रूप में पेश कर दिया है, जो कि बहुत ही खतरनाक भ्रम है। तो असल सच्चाई क्या है? अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझे तो लोक अदालत न्यायपालिका के लिए एक बल्क क्लियरेंस सेल की तरह है। बल्क क्लियरेंस सेल मतलब स्टॉक खाली करना? हाँ, कुछ वैसा ही। पूरे भारत में ट्रैफिक कैमराज ने करोड़ों चालान जनरेट किए हैं और सर्वर इस पेंडिंग डेटा के बोझ तले दबे हुए हैं। जाहिर है, इतनी गाड़ियां जो हैं तो अदालतों के पास इतना समय नहीं है कि वो हर एक ट्रैफिक चालान पर सुनवाई करे। इसलिए लंबित मामलों के इस पहाड़ को कम करने के लिए लोक अदालतें लगाई जाती हैं। अच्छा, तो वहां कोई प्रॉपर कोर्ट रूम नहीं होता? नहीं, यहाँ कोई पारंपरिक कोर्ट रूम नहीं होता, बल्कि एक डेस्क पर न्यायिक अधिकारी या मैजिस्ट्रेट बैठते हैं। उनके सामने व्यक्ति की फाइल आती है और वो फाइल देख के फैसला लेते हैं। हाँ, अधिकारी अपराध की प्रकृति देखते हैं, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का आकलन करते हैं और राज्य के नियमों को देखते हैं। वे कोई मोलभाव नहीं कर रहे होते हैं। तो वो अमाउंट कैसे कम करते हैं? वे अपने विवेक का इस्तेमाल करके जुर्माने की राशि को एक ऐसे स्तर पर लाते हैं जिसे व्यक्ति तुरंत चुका सके और वो केस फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाए, ताकि सिस्टम का बोझ कम हो। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मतलब अगर कोई सिस्टम सिर्फ अपनी सर्वर कैपेसिटी और फाइलों का बोझ कम करने के लिए डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या ये उन नागरिकों के साथ सीधा अन्याय नहीं है जो कानून का सम्मान करते हैं? आपका इशारा उन लोगों की तरफ है जो तुरंत फाइन भर देते हैं। हाँ, मतलब एक तरफ वो इंसान है जिसने गलती की और 5,000 का चालान तुरंत ऑनलाइन भर दिया, और दूसरी तरफ वो है जिसने साल भर इंतजार किया और लोक अदालत में 1,000 देकर बरी हो गया। ये तो है। तो क्या ये लोगों को चालान इग्नोर करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला सिस्टम नहीं बन गया? देखिए, ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है और ये न्याय प्रणाली के भीतर एक बड़ा नैतिक सवाल भी उठाता है। लेकिन सिस्टम इसे दूसरी तरह से देखता है। सिस्टम कैसे देखता है इसे? सिस्टम के लिए ये रिकवरी बनाम रिसोर्स का खेल है। जो व्यक्ति तुरंत फाइन भर रहा है वो असल में कानूनी झंझटों और भविष्य की अनिश्चितता से अपनी मानसिक शांति खरीद रहा है। और जो इंतजार कर रहा है, जो व्यक्ति लोक अदालत का इंतजार कर रहा है, वो एक जुआ खेल रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया के दावों के विपरीत हर चालान लोक अदालत में सेटल नहीं होता। अच्छा, सबको छूट नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं, और न ही 100% छूट मिलती है। छूट का प्रतिशत कई बार सिर्फ 20 या 30% ही होता है। बाप रे, मतलब 20,000 का चालान 15,000 तो फिर भी भरना पड़ सकता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, लोक अदालत में जाने के लिए भी चालान का एलिजिबल होना जरूरी है। एलिजिबल मतलब हर मामला वहां नहीं जा सकता। सही कहा। अगर कोई बार बार नियम तोड़ता है तो उसकी फाइल सेटलमेंट के बजाय सीधे कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए भी भेजी जा सकती है। तो ऐसे कौन से अपराध होंगे जो इस क्लियरेंस सेल से पूरी तरह बाहर रखे जाते होंगे? बहुत से गंभीर अपराध है। जैसे अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है या उसने हिट एंड रन किया है, तो निश्चित रूप से उसे लोक अदालत में कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता है ना? बिल्कुल। गंभीर अपराधों के लिए कोई सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है। ड्रंक ड्राइविंग, एक्सीडेंट्स या जानबूझकर खतरनाक ड्राइविंग करने वाले मामलों को आपराधिक श्रेणी में रखा जाता है।
और वो सीधे कोर्ट जाते हैं। हाँ, वे सीधे रेगुलर कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अगर हम गलतियों की बात करें तो गंभीर अपराधों से अलग भी लोग कुछ बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। कैसी गलतियां? मनोविज्ञान में एक टर्म है ऑस्ट्रिच इफेक्ट, खतरा देखकर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपा लेना। हाँ, आंखें बंद कर लेने से मुसीबत टल नहीं जाती। बिल्कुल। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे चालान का एसएमएस डिलीट कर देंगे या उसे इग्नोर करेंगे तो वो अपने आप गायब हो जाएगा। ये सबसे बड़ी भूल है। चालान इग्नोर करने से क्या होता है फिर? वो खत्म नहीं होता, बल्कि कुछ समय बाद वो कोर्ट के समन में बदल जाता है। इसके अलावा एक और बड़ा जाल है फर्जी चालान फिक्सर एजेंट। अरे हाँ, इंटरनेट पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि मुझे आधा पैसा दो, मैं तुम्हारा चालान सिस्टम से डिलीट कर दूंगा। हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐसे बहुत एड्स आते हैं। तो अगर ये पूरा सिस्टम एपीआई और डेटाबेस पर चल रहा है तो कोई इंसान बाहर से इसे कैसे डिलीट कर सकता है? मतलब क्या इस डिजिटल युग में रिश्वत काम कर सकती है? देखिए, डिजिटल सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि आप किसी एल्गोरिथम को रिश्वत नहीं दे सकते। कैमरा किसी से पैसे लेकर उसकी फोटो डिलीट नहीं कर सकता। तो फिर ये एजेंट्स कैसे काम करते हैं? ये जो ऑनलाइन एजेंट होते हैं ये अक्सर ठग होते हैं। ये आपसे पैसे ले लेते हैं, कोई फर्जी रसीद थमा देते हैं और चालान सिस्टम में वैसे का वैसा ही पेंडिंग रहता है। और लोगों को पता भी नहीं चलता। पता तब चलता है जब वे अपनी गाड़ी बेचने जाते हैं, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, या जब पुलिस उन्हें किसी नाके पर रोककर उनके पेंडिंग चालानों की लिस्ट निकालती है। तब तो डबल नुकसान हो गया। हाँ, तब न केवल उन्हें पूरा जुर्माना भरना पड़ता है बल्कि लेट फीस और कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर एल्गोरिदम अचूक नहीं है, जैसा आपने कहा कि वो 8 को बी पढ़ सकता है, तो नागरिकों के पास क्या उपाय है? उपाय तो है, सिस्टम में प्रावधान दिए गए हैं। मान लीजिए किसी के पास एक चालान आया है जिसमें फोटो किसी और की गाड़ी की है, या फिर कार चलाने वाले को इसलिए फाइन कर दिया गया क्योंकि एआई ने उसे बिना हेलमेट वाला बाइक सवार समझ लिया। हाँ, ऐसा तकनीकी ग्लिच कई बार होता है। तो क्या विवाद सुलझाने के लिए जो आधिकारिक पोर्टल हैं वे वाकई काम करते हैं, या वे सिर्फ एक नौकरशाही का भूल भुलैया हैं जहां कोई किसी की नहीं सुनता? नहीं, ऐसा या नहीं है। शिकायत निवारण पोर्टल, जिन्हें हम ग्रीवेंस पोर्टल कहते हैं, वाकई काम करते हैं, बशर्ते सही तरीके से सबूत पेश किए जाएं। मतलब साबित हमें ही करना होगा? बिल्कुल। यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ यानी साबित करने की जिम्मेदारी नागरिक पर आ जाती है। अगर किसी के पास गलत चालान आया है तो उसे सबसे पहले आधिकारिक ट्रैफिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। और वहां क्या देखना है? वहां अपने चालान का सबूत, यानी वो फोटो या वीडियो जो कैमरे ने खींचा है। अगर फोटो में नंबर प्लेट अलग है या गाड़ी का मॉडल अलग है तो वहीं ऑनलाइन डिस्प्यूट करने का विकल्प होता है। अच्छा, वहां से सीधा चैलेंज कर सकते हैं? हाँ, लोग अपनी गाड़ी की सही तस्वीर, आरसी की कॉपी और कई बार डैशकैम की फुटेज या जीपीएस लॉग भी अपलोड कर सकते हैं। और क्या ये कोई इंसान देखता है? हाँ, जब ये सबूत किसी इंसानी अधिकारी के सामने जाते हैं तो वे आसानी से सिस्टम की गलती को पहचान कर उस गलत चालान को रद्द कर देते हैं। इसमें किसी एजेंट को पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही विस्तृत रियल लाइफ केस स्टडी दी गई है। हाँ, वो 18,000 वाले चालान का केस। बिल्कुल। एक व्यक्ति के पास कई सारे पेंडिंग चालान थे, मतलब ओवर स्पीडिंग, नो पार्किंग, हेलमेट ना पहनना, और कुल मिला के अमाउंट 18,000 के पार जा चुका था। और क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था और कई सारे नियम टूटे थे तो सिस्टम ने उस मामले को सीधे कोर्ट रेफर्ड कर दिया। हाँ, जिसका मतलब था कि अब वो ऑनलाइन पेमेंट कर ही नहीं सकता था। आमतौर पर इस स्थिति में कोई भी इंसान घबराकर किसी वकील या फिक्सर को ढूंढने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां जानकारी और अज्ञानता के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। उस व्यक्ति ने किसी फिक्सर को पैसे देने के बजाय एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई। हाँ, उसने बहुत स्मार्ट तरीके से काम लिया। उसने सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल से अपने सारे चालानों की प्रिंट आउट निकाली। और फिर हर चालान की फोटो चेक की। बिल्कुल, ये देखने के लिए कि क्या वाकई वो उसी की हैं। उसके बाद उसने अपनी गाड़ी के सारे कागज, इंश्योरेंस, पीयूसी, आरसी सब अपडेट किए, जो कि बहुत जरूरी कदम था। और फिर उसने आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखी कि उसके राज्य में अगली ई-लोक अदालत कब लग रही है। जब पोर्टल खुला तो उसने अपने सारे चालान लोक अदालत के लिए रजिस्टर कर दिए। और नियत दिन पर वो वर्चुअल लिंक के जरिए मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। हाँ, उसने माना कि उससे गलतियां हुई हैं, लेकिन साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला भी दिया।
और क्योंकि उसने सही कानूनी रास्ता चुना था, मैजिस्ट्रेट ने उसके सारे चालान एक साथ क्लब किए और 18,000 के भारी भरकम अमाउंट को एक बहुत ही तार्किक राशि पर सेटल कर दिया। मतलब मामला कुछ ही घंटों में कानूनी रूप से हमेशा के लिए खत्म हो गया। बिल्कुल। इस उदाहरण से एक बहुत स्पष्ट बात सामने आती है। क्या? ये नया डिजिटल सिस्टम उन लोगों के लिए बहुत निर्मम है जो इसे इग्नोर करते हैं या शॉर्टकट खोजते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए पारदर्शी भी है जो इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। मतलब अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हाँ, अगर कोई अपने अधिकारों और सही पोर्टल्स के बारे में जागरूक है तो उसे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो तस्वीर बहुत साफ नजर आती है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां ट्रैफिक चालान अब सड़क किनारे हवलदार से की जाने वाली किसी बहस का हिस्सा नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, वो जमाना गया। हाँ, ये अब डेटाबेस, एपीआईज, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और सर्वर्स की दुनिया है। यहाँ छोटी सी भूल एक बड़ी वित्तीय आपदा बन सकती है। ये सिस्टम हमें एक घर्षण रहित यानी फ्रिक्शनलेस लेकिन बेहद सख्त अनुपालन की तरफ ले जा रहा है। यही इसका अंतिम सत्य है। देखिए, तकनीक पीछे नहीं जाएगी। एएनपीआर कैमरे और बेहतर होंगे, डेटाबेस और ज्यादा कनेक्ट होंगे। तो आम आदमी क्या करे? नागरिकों के लिए एकमात्र उपाय यही है कि वे इस सिस्टम को समझें, नियमों का पालन करें और अगर सिस्टम गलती करे तो सही कानूनी माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने अधिकारों की रक्षा करें। सही कहा। अच्छा, चर्चा खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इस पूरी व्यवस्था के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। कैसा विचार? हमने देखा कि कैसे कैमरे, डेटाबेस और एआई मिलकर काम कर रहे हैं। ये सब सड़क सुरक्षा के लिए हो रहा है, ये बात सच है। लेकिन जिस गति से ये ऑटोमेशन बढ़ रहा है, क्या हम अनजाने में एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारी हर छोटी सी हलचल, सड़क पर हमारी हर गतिविधि सिर्फ एक डेटा पॉइंट बनकर रह जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक इंसान के तौर पर कभी-कभी गलती के पीछे एक मानवीय संदर्भ होता है। मतलब शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई भारी मजबूरी हो। हाँ, मशीन को तो मजबूरी नहीं समझ आती। वही तो। क्या डिजिटल सुविधा के नाम पर हम उस मानवीय संदर्भ को हमेशा के लिए एक ठंडे, कठोर एल्गोरिदम के पीछे दफन कर रहे हैं, जहां हमारी स्थिति समझाने का मौका भी कोई मशीन ही तय करेगी? ये एक गहरा दार्शनिक और तकनीकी सवाल है और मुझे लगता है कि यही सवाल भविष्य में इंसान और मशीन के बीच के रिश्ते की दिशा भी तय करेगा। बिल्कुल। और इसी सोचने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। दुनिया को और गहराई से समझने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जुड़े रहिए।